Good evening, everyone. अब should I talk in English or can I talk in Hindi? मतलब नॉर्थ इंडिया है तो we can talk in Hindi also. हिंदी, चलो इंग्लिश करेंगे, ना हिंदी ना इंग्लिश. So we'll try to make it more interactive. देखिए फाइनली क्या होता है कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो मुझे सोच के ट्रांसलेट करना पड़ेगा और दिल से नहीं बोल पाऊँगा. बट व्हेन आई टॉक इन हिंदी मैं एकदम दिल से बोलता हूँ. सो एनीवेज आज बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंस के स्टॉल्स भी हैं एंड आई थिंक काफ़ी लोग मिले भी थे और काफ़ी लोग जिनसे हम काम भी करते हैं या मिलते रहते हैं, दे आर ऑल्सो हियर. थैंक यू. बट कल तो आप लोग को एक बहुत ही बड़ी डिलाइट मिलने वाली है. इनफैक्ट अनिल जी इज़ देयर. तो आज कुणाल जी और मैं तो आज आ गए. जी बिज़नेस का मोर्चा हम लोग आज संभाल रहे हैं. अनिल जी तो कल है ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है. सो आई थिंक स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन. बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस कितना वैसे श्वेता जी, स्टॉप लॉस कितना है मेरा, कितना टाइम मुझे चाहिए, कितना देना मुझे? नहीं कुणाल जी आए हैं, मेरे को थोड़ा हिसाब से करना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव टू गो टू पुणे ऑल्सो स्ट्रेट फ्रॉम हियर. सो आई थिंक हमें आप लोगों ने टोटल 45 मिनट्स दिया है दोनों को मिला के. हम दोनों मतलब 45 नहीं 3 आवर 45 मिनट्स की धुरंधर बना सकते हैं दोनों. 3 घंटा 40 मिनट की एक मूवी थी ना धुरंधर, सबने देख लिया क्या यहाँ पे? वैसे लोग तो बहुत कम है. दोनों हाथ उठा दीजिएगा जिन्होंने भी देखा है. 1 2. चलो ग्रेट. तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के धुरंधर्स, वेल्थ इंडस्ट्री के धुरंधर्स और एआई वेल्थ टेक, ये तो मुझे आज मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है. माई सन इज़ इन यूएस एंड इज़ एन एआई इंजीनियर ओनली. तो मुझे लगा कि हम लोग दोनों मिल के अगर आते तो दोनों अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाते. वो एआई की बात करता और मैं वेल्थ की बात करता. सो लेट्स सी हाउ द कॉम्बो गोज लाइक. बट एनीवेज आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम. अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे जी बिजनेस पे जैन साहब के जेम्स देखा हुआ है? नॉट बैड. कुणाल जी आपने तो देखा हुआ ही होगा पक्का, ठीक से थोड़ा थोड़ा देखा है. और जी बिजनेस पे अनिल जी को कितने लोगों ने देखा है? हाथ कम उठ रहे हैं. अनिल जी के हिसाब से तो कम उठे हैं. मतलब ठीक है, जैन साहब के जेम्स मिस हो सकता है बट अनिल जी के हिसाब से कम उठे हैं. बट एनीवेज आई थिंक आज का दिन शायद इट वाज मोर ऑफ एआई एंड इनोवेशन और वेल्थ का कल है. तो हमने हमारा आज दिन प्रीपोन कर दिया बिकॉज कुछ दूसरा असाइनमेंट था. सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ दिस थिंग. ट्रेडस्विफ्ट हमारी कंपनी है एंड आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. एंड हम लोगों ने कमोडिटीज़ से स्टार्ट किया था हमारी जर्नी. एंड देन हूँ मैं वैसे इक्विटीज़ का एंड आई स्टार्टेड माई इक्विटी जर्नी और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट में खोने का जो मेरा सिलसिला था, दैट स्टार्टेड इन 1992 94 95. तो वहाँ से मैंने खूब पैसे खोए एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि नहीं, ये इस तरीके से किया नहीं जाता है एंड लेट मी डू समथिंग एल्स. एंड फिर मैंने स्टार्ट किया कि लेट मी बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट, लेट मी बिकम अ ब्रोकर, लेट मी बिकम एन एजेंट. एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट. क्योंकि श्वेता जी ने ये सवाल पूछा था मुझे तो आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक काफ़ी लोग, हालांकि आज भीड़ कम है नो डाउट, बट जितने भी लोग हैं आई रियली रेस्पेक्ट दैम. क्योंकि वो लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे एक्मेन से भी आए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स. सो आई वॉज रियली हैप्पी द वे दे वेलकम्ड मी. एंड उस समय जब देखा कि कितना लोगों का इंटरेस्ट है, सो जितने लोग, आई कैन फील दैट यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द आर्ट एंड साइंस बिहाइंड इन्वेस्टिंग. जैन साहब के जेम्स जब मैं रोज़ सुबह बात करता हूँ तो उसमें आर्ट और साइंस दोनों को अप्लाई करते हैं. साइंस तो ये होता है कि जो डेटा है, जो नंबर्स है, वो साइंस है. और जो आर्ट है वो है कि कौन से सेक्टर को लेना है. वहाँ पे प्रोमोटर्स पहले बंदा देखते हैं, फिर उसका धंधा देखते हैं. क्योंकि छोटी कंपनियों को मैं लाता हूँ जनरली, कुछ अनसंग हीरोज़, अनहर्ड नेम्स, अंडर रिसर्च स्टॉक्स, तो कोशिश करते हैं कि उनको लाया जाए. क्योंकि रिसर्च वाले, अच्छा आप लोग अगर मुझे पूछेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक देना है और मैं बोल दूं कि आप आईटीसी ले लो, रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, तो आप शायद यहाँ से उठ के चले जाएंगे. बोले ये तो हमें ही पता है, हम म्यूचुअल फंड ही खरीद लेंगे. बट अब जब कोई छोटे स्टॉक्स और कोई अननोन नेम्स होते हैं तब लोगों को मज़ा आता है. बट एनीवेज आई थिंक विल स्टार्ट विथ द प्रेजेंटेशन. आई कॉल माई सेल्फ एज फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर. क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने देखा कि लोग पैसा जो बनाते हैं लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है. लोग करते रहते हैं मेहनत. और मैं आज श्वेता जी आपको केस स्टडी बनाता हूँ, बुरा नहीं लगेगा ना आपको? तो श्वेता जी मुझे आपको इतनी नॉलेज कैसे है? मतलब नॉलेज तो मैंने बहुत पैसे खोए इसलिए नॉलेज हो गई. बट फिर बोले कि कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए. मैंने बोला कि
5-6 टिप्स होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, कुछ धीरे धीरे आएंगे उस पर हम कैसे क्या किया जाए, बट आई विल स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम बिकॉज कुछ मुझे लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्ट एंड साइंस की वजह है, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है, हमारे राकेश जी हैं वो ETFs देने में एकदम माहिर है, राकेश जी को मैं मिस कर रहा हूँ, कुणाल जी आपको देखते ही राकेश जी की भी याद आती है, तो हम लोग SR के हैं वहाँ के, संदीप राकेश कुणाल जी बिजनेस पे, तो वो नहीं है, बट एनीवेज ही इज़ ट्रैवलिंग, और हम लोग हमेशा तो वो ETFs के ऊपर काफ़ी बात करते, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा इतना ज्ञान लेने से अच्छा कि ETFs में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप का ETF है, मिड कैप के ETF है, मिड सिलेक्ट इंडेक्स है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से ट्रैक करें, बट एनीवेज आई थिंक हम लोगों ने कुछ मेरा और कुणाल जी की जो हम लोग की दोस्ती है वो IPL पोजिशनल महामुकाबला आता था CNBC आवाज़ में 2013 और 2012 में, तो हम लोग दोनों फाइनलिस्ट होते थे हमेशा, और खूब हमारी दोस्ती हुई वहीं से, एंड राकेश जी भी फाइनलिस्ट थे, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, एंड वो मतलब ठीक है, फिर मैं टाई से भी जुड़ा हुआ हूँ, जीतो से जुड़ा हुआ हूँ, एनमी में भी जुड़ा हुआ हूँ, CPI इनफैक्ट सबरवाल जी ने इनवाइट किया यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था, ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं आप लोग, सोशल मीडिया में एक जने मिले यहाँ के जो आई थिंक ऑपरेशंस हेड जो हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, वो हाँ आप हैं, वो बोलते हैं मैं आपका ट्विटर पे फॉलोअर हूँ, मैं टीवी पे कम देखता हूँ आपको, सच ग्रेट। ओके, सुपर सेंसेक्स, ये है सुपरमैन, तो ये आज 3:30 बजे तक का जो सेंसेक्स था ये था 76,681। आप देखिए जर्नी देखिए आप सेंसेक्स की, 100 रुपये से 80,000 रुपये मान लीजिए आप, राउंड फिगर में बात करते हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं, जैसे मैं अभी मम्मी से डिस्कस करता हूँ, अभी भांजी की शादी है तो बोला गोल्ड ले ले गया, बोला क्यों गोल्ड लेना, म्यूचुअल फंड है ना, बस बने रहो उसमें, बोले नहीं गोल्ड तब तक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बोले म्यूचुअल फंड में डाल के रखे हुए उसी को ही बेच के गोल्ड ले लेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि निफ्टी में, सेंसेक्स में और जो इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड रहेंगे दे विल मेक द हाईएस्ट मनी। आपको मैं रिटर्न्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से इक्विटीज़ पैसा बनाती है, बट उसमें भी निफ्टी ETF ले लो तो और बेस्ट है, 13-14%। हमारे यहाँ गोविंद झंवर जी है, आप लोग वो स्टॉल पे जाइएगा, फिन आइडियाज़, कैसे वो एक ज़बरदस्त, गोविंद जी आप एक बार खड़े होइए ना प्लीज़, मतलब इनसे मैंने ऑप्शन सीखा हुआ है, इज़ एन अमेजिंग स्पीकर, अमेजिंग पर्सनैलिटी, एंड इनफैक्ट इनकी एक बहुत ज़बरदस्त एक स्कीम है, मैं मार्केटिंग एजेंट नहीं हूँ, अजय जी हाय स्टॉक्स द मनी, चलिए, तो हमेशा उनसे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उन्होंने ऑप्शंस को यूज़ करके कैसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाए निफ्टी में, वो एक समझने लायक और देखने लायक चीज़ है। बट एनीवेज आई थिंक ये सुपर सेंसेक्स में सुपरमैन से वो किया था, इकोनॉमिक टाइम्स का एक कवर था जिसको मैंने लिया। ये देखिए कुछ इंडिया कैसे कंसोलिडेट किया, मतलब अगर 2025 मतलब सितंबर 2024 से लेकर 2025, अब 2026 भी आ गया, कंसोलिडेशन ही चल रहा, हालांकि अभी तो बहुत बड़ा डिप आया, बट देन दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी ने, अच्छा किसने यहाँ पे अप्रैल की 1 तारीख के पहले कुछ नया पैसा डाला था मार्केट में? ओके ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग इसका मतलब जी बिजनेस देखते हैं अच्छे से कि बॉटम आउट हो गया, बॉटम आउट हो गया। कुणाल जी ने, मैंने, राकेश जी ने, अनिल जी ने तो बहुत मतलब ज़बरदस्त 21,800 22,200 जो रेंज था, दैट वाज एन अमेजिंग रेंज, जहाँ पे आप अगर आप एंट्री करते हैं, कई बार ये होता है कि लोग बोलते हैं डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, बट कुछ पैसे अगर आप टाइम करके डालते हो तो रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। और वैसा ही कुछ समय इस बार गया, जो कि मैं बोलूँगा कि जो कोरोना के समय पे मार्च 24-25 तारीख जो लो बना, उसके बाद 7511 के लेवल से कैसे निफ्टी चली और नॉन स्टॉप 26,000 तक चली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्लिप्स ज़रूर आए हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ एंट्री लोअर लेवल्स पे करने के लिए। बट आधे लोग क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि उस समय पैसा ही नहीं होता है, नीचे के लेवल से पैसा नहीं होता। और दूसरी बात एक और है, उस समय डर भी बहुत लगता है, डराने वाले भी बहुत है। सबसे ज़्यादा डर तो स्पाउस करवाती है, अरे पैसा लग रहा है, तो वो इतना डरा देते हैं। स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी वाइफ को डराता है, वाइफ हस्बैंड को डराता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हस्बैंड को डराए ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है ये चीज़, नहीं तो फिर वो विमेन लोग थोड़े नाराज़ हो जाएंगे यहाँ पे। बट एनीवेज लास्ट ईयर जो डार्क हॉर्स था वो था साउथ कोरिया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार या आने वाले 1-2 साल में जो डार्क क्या एकदम राइट हॉर्स जो होने वाला है वो इंडियन मार्केट्स होने वाले हैं, ऐसा हमारी रिसर्च कहती है। इंडियन मार्केट्स विल डू फैंटास्टिकली वेल।
और इंडिया स्टोरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो ठीक है, पिछली बार 65% का रिटर्न, मतलब एक साल में इंडेक्स ऐसा रिटर्न दे दे। एनीवेज, फिर हमने देखा सेक्टर वाइज मीडिया चलता ही नहीं है, रियल एस्टेट थोड़ा सुस्त था, और टेक्नोलॉजी, नोएडा की भी कुछ कंपनियां हैं जो लिस्टेड है रियल एस्टेट में, यहाँ की एक कंपनी, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, बट उसको मैं काफ़ी ट्रैक करता हूँ। फिर PSU बैंक्स ने ज़बरदस्त दिया, ऑटो इंसुलरी मेरा फेवरेट सेक्टर है, मेटल्स ने रिटर्न्स दिए। चलिए एसेट क्लास, अब इसके ऊपर आएंगे हम वापस से। गोल्ड सिल्वर, अच्छा कितने लोगों ने चांदी 4 लाख पे खरीदी थी? यहाँ पे 4 लाख पे चांदी खरीदने वाले कोई नहीं है। अच्छा कितने लोगों ने 90, अच्छा आपने खरीद, अच्छा 380 पे बिकवाई थी, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। और 90,000 पे किसने खरीदा था? ग्रेट, चलो अच्छा एक्शन है पब्लिक में, ऐसा नहीं है, मतलब क्वांटिटी कम हो सकती है, क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो गोल्ड सिल्वर देखिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिए, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गोल्ड सिल्वर जिस साल बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देते हैं, उसके बाद ये मत समझिएगा कि हर साल देता रहेगा, ये अपने 8-9% की ब्रैकेट में ही रहता है। आप ओवर द ईयर्स आप देखिएगा, 40 साल 50 साल का अगर डेटा भी देखेंगे, और हमारी निफ्टी और हमारे जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स नहीं बोलूँगा, निफ्टी पर्टिकुलरली, स्टॉक्स में तो देखिए बहुत अलग अलग टाइप के रिटर्न्स आते हैं, और कई तो जो स्टॉक्स लेते हैं वो चलता ही नहीं है लेने के बाद, सबसे बड़ी कंप्लेंट लोगों की यही रहती है। बट एनीवेज, ग्लोबल और डोमेस्टिक, मैं क्यों एक्चुअली इंडिया के ऊपर वो कर रहा हूँ, जिस तरीके के मैक्रोज अब इंडिया के बन रहे हैं, और इस बार देखिए इस वॉर का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, जो सरोगेट बेनिफिट बोल लीजिए या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, वो है पावर सेक्टर। एनर्जी, ऑयल एंड गैस पे सरकार ज़बरदस्त फोकस करेगी, सरकार ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़बरदस्त फोकस रहेगी, और इस बार बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोएक्टिवनेस सरकार इस सेक्टर में दिखाएगी। और इस सेक्टर में जब वो प्रोएक्टिवनेस दिखाएगी, तो धीरे धीरे जो ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, ओवर द ईयर्स हम उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, और वो हमारे पर्टिकुलरली जो करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट है, इनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा आने वाले दिनों में। इंडिया की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब आज नोएडा ही आते हैं, तो मैं जयपुर से नोएडा यहाँ तक आने में मुझे सिर्फ 4.5 घंटे लगे। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके की डिमांड और क्या डेवलपमेंट है, मतलब हर बार आते कुछ नया डेवलपमेंट होता। तो इंडिया तो मतलब भारत पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि भारत को मैं किसको बोलता हूँ, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ जाके देखते हैं तो असली ग्रोथ का पता चलता है। फिर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ये सब बहुत काम करेंगे इंडिया में। चलिए, ये थोड़ा और भी मैक्रोज है, इन पे मैं नहीं जाता, मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ। भारत इज़ इन एक्सपेंशन मोड, मैं भारत की स्टोरी पहले बोल रहा था। सो मैक्रो एनवायरनमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में था, अभी थोड़ा सा ज़रूर से ईरान वॉर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आए, जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बहुत बढ़िया है, 6.5-7% से आराम से ग्रो कर रही है। अ बिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिक्स, ये इनफैक्ट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में घुसने के पहले आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग को भी बेहतर करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई, स्टॉक मार्केट में आपको अनवांटेड मनी डालना पड़ता है। अनवांटेड मनी, अब ऐसा नहीं होता कि पैसा तो बोले पैसा किसको नहीं चाहिए, बट जो आपका एक्स्ट्रा मनी है, अनवांटेड मनी है, अनलिवरेज्ड मनी है, वो पैसा डालेंगे, और जिससे आपको घर नहीं चलाना हो, तब आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। ये लाइन मैं बहुत खोने के बाद सीखा हूँ। यहाँ पे जो जेनजीज है, जो नए लोग हैं, जो मार्केट में घुसना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे लोग आज के सेशन के बाद घुसने की कोशिश करें। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? अरे अजय जी, आप तो म्यूचुअल फंड खुद चला लो, आप भी नहीं करते सर, आप बहुत बड़े वेटरन इन्वेस्टर होंगे, जो पुराने कोलगेट, पामोलिव और ये सब लेके बैठे हुए होंगे। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं करते हैं सर? यू गेट बेटर रिटर्न्स इन डायरेक्ट एक्सपोजर। देखिए, डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए आपको बहुत नॉलेज होनी पड़ती है, और एक और चीज़, बोरोड नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आप आएंगे, टीवी देखेंगे, सब कुछ है, बट फिर खुद की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो बोरोड मनी एंड बोरोड नॉलेज दोनों से बहुत पैसा नहीं बनता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट इक्विटीज़ में बोरोड नॉलेज से काम बहुत बड़ा नहीं बनता है। बट एनीवेज, विल स्टार्ट विद दिस। तो वेल्थ प्रोटेक्शन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 चीज़ें चाहिए लाइफ में, अगर 5 ये स्टेप्स फॉलो कर लें लाइफ में। एक्चुअली मैं अगर टैक्सी वाले के साथ आ रहा हूँ, मैं जहाँ मैं मेरी दाढ़ी काली करवाता हूँ, जिसके पास भी जाता हूँ, मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई तुमने टर्म प्लान लिया क्या,
तुमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया, अगर आदमी एक अच्छा टर्म प्लान लेता है, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, एक अच्छा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होता है और आप ऑफिस नहीं जा पाते हो तो उसका भी आपको भरता मिलता है, उसका पैसा मिलता है आपको। और 3 ये इंश्योरेंस लीजिए आप, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। एक अच्छा इमरजेंसी फंड चाहिए आपको, जो कि अगर कल को आप जॉबलेस हो जाए तो वो फंड आपको काम आए। कम से कम 3 से 6 महीने के आपको इमरजेंसी फंड रखना ही पड़ेगा। फिर मैं बोलता हूँ कि फिर आप वेल्थ क्रिएशन पे आइए। जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाए फिर हम रिस्क प्रोफाइलिंग करवाते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि आप अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब आपकी एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कि आपको मिड कैप्स में डालना है, लार्ज कैप्स में डालना है, स्मॉल कैप्स में डालना है, इवन माइक्रो कैप्स में डालना है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। और मैं एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इक्विटी में डायरेक्टली भी आते हो बट आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए। मैं भी करता हूँ, मेरा बेटा इन्वेस्ट करता है, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मेरे ब्रदर की वाइफ, मैं भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता हूँ, AIF में लगाता हूँ, दूसरों के PMS में भी पैसा लगाते हैं, जिसमें खुद भी रन करते हैं। ऑटो मोड पे जो पैसा लगा हुआ रहता है और उससे जब पैसा बनता है तो बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ मेरे घर में एक ही जनी इन्वेस्ट नहीं करती है, वो है मेरी वाइफ। वो बोलते हैं सब कमाने में ही लग जाएंगे तो खर्चा कौन करेगा। तो ये एक हमेशा प्रॉब्लम। कुणाल जी, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ यही के लिए है, मतलब आप कहीं आगे तक पहुँचा मत दीजिएगा। अच्छा, ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी है, किसने बोली होगी ये लाइन? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन तो सबने सुनी है, बट जो सेकंड लाइन है बहुत जबरदस्त लाइन है। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट ही पेज फॉर इट। द जीरो सम गेम है। आइंस्टाइन एक जने ने बोला, और वॉरेन बफेट किसने बोला? आपने वॉरेन बफेट बोला? नहीं, इट्स आइंस्टाइन ओनली। मैंने जानबूझ के, क्योंकि आधा आंसर वॉरेन बफेट आता, बट इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ये आइंस्टाइन है और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है। लोग बोलते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स विथ हाइएस्ट IQ बॉर्न एवर इन द वर्ल्ड ऑन अर्थ। मतलब ब्रेन का हम लोग 1% 1.5% यूज़ कर पाते हैं, ये 3% यूज़ करते थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नोबेल प्राइज विनर, बट स्टॉक मार्केट में शायद इन्होंने बहुत अच्छा पैसा खोया हुआ है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ नॉलेज और इंटेलिजेंस काम नहीं आती है, यहाँ शायद पेशेंस भी काफ़ी काम आता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, और शायद डिसिप्लिन और पेशेंस हो सकता है कि इनमें नहीं हो, बाल देख के तो थोड़ा सा लग रहा है। एनीवेज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है। अब जनरली जैसे कितने लोग हैं सिर्फ FD और प्रोविडेंट फंड और इन्हीं में विश्वास करते हैं? मतलब मेरे को आजा, आप सिर्फ इसी में विश्वास करते हैं? यार आपका चेहरा और आपको देख के लगता नहीं है, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? स्पाउस की वजह से? नहीं नहीं, ये गलती आप मत कीजिएगा। ये गारंटीड रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट इज अ क्लीशे, आउटडेटेड है। ये 5-10% पोर्टफोलियो का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 15%, 20% एज के हिसाब से भी चले। कई लोग हैं यहाँ पे, मतलब सब जवान ही दिख रहे हैं मुझे, कोई भी बहुत ज़्यादा जो एजेड भी दिख रहे हैं वो भी जवान है वैसे बातों से सारे। मैं 2-3 जनों से मिला था अभी थोड़ी देर पहले। बट एनीवेज, इक्विटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट की बात कही सर ने, हम इनडायरेक्ट की भी बात कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट में म्यूचुअल फंड है, PMS है, AIF है, ये 3 चीज़ें हैं। AIF आजकल बहुत ही, जिनको म्यूचुअल फंड है 250 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल PMS में जाइए, उसमें 50 लाख रुपए चाहिए। तो म्यूचुअल फंड कैसा हो गया, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे एक मेट्रो से आ रहा हूँ, वो म्यूचुअल फंड है, एक पब्लिक व्हीकल से आ रहा हूँ। मैं अगर कैब करके आ रहा हूँ, टैक्सी करके आ रहा हूँ, एक ड्राइवर के साथ आ रहा हूँ, दैट इज़ PMS। और थोड़ी लग्जरी कार, ऊबर ब्लैक लेके आ रहा हूँ, तो वो आपका AIF है। तो ये बेसिकली इस तरीके से याद रखिए। तो ये मैंने वो शैरन हेगड़े के साथ मेरा वो था, उसको ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लगा कि भाई ये इस तरीके से आप कैटेगराइज करो, मगर हमें तीनों में बैठना है। मतलब लोकल ट्रेन और मेट्रो की भी एक्सपीरियंस रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार टाइम पे पहुंचने के लिए सही रहता हो, रिस्क फ्री पहुंच जाते हो। फिर PMS भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बड़ा फंड है, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग यहाँ पे उनके पास नहीं भी हो, बट सबका समय आता है, धीरे धीरे ग्रो होती है वेल्थ। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। एक वॉरेन बफेट ने बहुत ज़बरदस्त लाइन बोली हुई है कि रूल नंबर 1 इज़ नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अब ये लाइन सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, नेवर लूज मनी, बोलने में लगता है क्या है ये, बट एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन की गहराई तक जाना, कि आप पैसा नहीं खो सकते हो लाइफ में। आप जो भी कर रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ आपके पैसे को लगाना है।
आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, देर आर एक्सपर्ट्स, आप जाइए उनके पास। आप हमारा चैनल देखिए, हम लोग बहुत होलिस्टिक एडवाइस देते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली हम बताते हैं, हर टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे, आप अपने आप में, इवन हम लोग, हमारी भी ट्रेनिंग जो है हम हमारे टीवी के प्रोग्राम से करते हैं, हमारी जो नॉलेज को अपग्रेड करते हैं हम हमारे टीवी के प्रोग्राम से करते हैं। एनीवेज, फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है, सेक्टोरल फंड होता है, जैसे आईटी फंड है। अगर आज आईटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि क्लॉड और एआई और ये सब आने की वजह से सारी कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी टूट रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि अब 28,000 का निफ्टी आईटी इंडेक्स है, हो सकता है दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल वेयर यू कैन रियली एंटर। 100 मेमा पे आ गया, 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुणाल जी अभी नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, जज करने वाला कोई नहीं है मेरे को। तो 100 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है 8 साल का एवरेज, और अब भी इंडेक्स जो है वो 8 साल के एवरेज पे आया हुआ है आईटी इंडेक्स। पिछली बार भी वहीं से बाउंस किया और हो सकता है इस बार भी वहीं से बाउंस कर जाए, और आज आते आते सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग हुई है वो आईटी इंडेक्स में हुई है। मैं इसीलिए 4 बजे आया था श्वेता जी कि 3:30 तक हम मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं, 10-15 मिनट ऑफिस में बात करते रहना पड़ता है, फिर उसके बाद। तो आईटी इंडेक्स वाज द बिगेस्ट लूजर टुडे, बिकॉज इन्फोसिस का कल रिजल्ट पसंद नहीं आया, उसके पहले HCL टेक का नहीं आया, इन्फोसिस की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग नहीं थी, फिर TCS में भी काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि थोड़ा एक तो ये भी होता है कि रिजल्ट्स के पहले चल जाते हैं तो थोड़ा सा अगर एक्सपेक्टेशन पे नहीं आते तो टूटते भी हैं, बट वो एक सेक्टोरल में देख सकते हैं। पावर सेक्टर है, ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसका आप सेक्टोरल में देख सकते हैं। फिर हम लोग गोल्ड है, फिजिकल फॉर्म में सभी रखते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए हर इंसान ने गोल्ड खरीद रखा है, और इंडिया में तो गोल्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट जिसको कभी बेचता ही नहीं आदमी, सो गोल्ड रहता है। म्यूचुअल फंड एंड ETFs, ये हम लोग हमारे PMS में हम लोग गोल्ड ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड ETF कितने लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे? अच्छा, कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो करते हो क्या आप लोग, FD हो या किसी में भी, या खर्चा ही कर रहे हैं सब लोग? चलो एनीवेज, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग हाथ उठाइएगा अगर आप लोग जिस पे भी मैं सवाल पूछूं, तब मुझे भी मज़ा आएगा और शायद मैं तब और बेटर बात कर सकूंगा। बट एनीवेज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अभी बंद कर दिया गया है, बट इसमें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था सरकार को। फिर कमोडिटीज़ में आजकल म्यूचुअल फंड एंड ETF आ गया, फिजिकल मार्केट है ही है। फिर हमने रियल एस्टेट है, REITs के बारे में जानते हैं? किसने इन्वेस्ट कर रखा REIT में? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके सर, ग्रेट। रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड बोल लीजिए, सिंपल है, जो भी रेंटेबल प्रॉपर्टीज़ है उसको एक कंपनी ट्रस्ट बना के ले लेती है, उसमें क्लब करती है, और जिसको रेंटल इनकम कमाना 8, 9, 10, 11% तक आता है, और प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है बाय वे ऑफ रियल एस्टेट अप्रिसिएशन। तो एक ये कई लोग जो भाड़े की इनकम नहीं कर पाते हैं और किसी को भाड़े की इनकम चाहिए लाइफ में, जैसे मैंने मेरे मदर के अकाउंट में हमने REIT ले रखा है, उसमें क्वार्टरली आपको पैसा भी आ जाता है। फिर हमने इवन हमारे PMS में ले रखा है, हमारा मल्टी एसेट PMS है, वी हैव बॉट REITs, और इन्विट्स भी है उसमें। इन्विट्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो जैसे आप टोल देते हैं तो ये कोई इन्विट में रहता है, जैसे IRB का एक इन्विट है, जयपुर से अगर हम कोटा जाते हैं, जयपुर से बॉम्बे जाते हैं तो IRB इन्विट का रास्ता है उसमें। तो इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें क्लब किया जाए, जो अदर्स में देख रहे हैं। बाकी ये देखिए, वेयर डज योर इन्वेस्टमेंट मनी एक्चुअली गोज, बैंक, FD, ये एक मैंने वर्टिकल वो बनाया है, एक सेकेंड। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये ऐसे मैंने वो वर्टिकल है, ये प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वेयर डज, ये वापस से गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, LRS, ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को मैंने 2 पेज पे डाल दिया है, और इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, क्या इनके पैरामीटर्स है, क्या इसके अब ये देखिए, गोल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रखा है, $35.3 ट्रिलियन, ये मार्केट कैप है गोल्ड का आज के डेट में। और अल्फ़ाबेट और एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियां सिल्वर के बाद आती है। तो आप सोचिए वर्ल्ड में जो US के जो ये बिग 7 है, जो मैग्निफिसेंट 7 है, ये किस तरीके से इनकी मार्केट कैप, मतलब इंडिया की जो GDP है उतनी तो एनवीडिया एक सिंगल कंपनी है। तो US में कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, सपोज नैस्डैक का ETF है, मुझे याद है शायद कुणाल जी ने भी सजेस्ट किया हुआ है, राकेश जी ने भी किया हुआ है, नैस्डैक के ETF, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड चलता है, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया और ये कंपनियाँ उसकी पार्ट है, ज़बरदस्त चला। और नैस्डैक अभी इतना चल गया, लाइफ टाइम हाइज पे है, तो कई बार डर भी लगता है कि यूफोरिक तो नहीं हो गया। बट एनीवेज, 9 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 70। अच्छा, रूल ऑफ 72 की मैं बात करूंगा, बाकी सब की नहीं करूंगा। रूल ऑफ 72 पता है किसी को? स्टूडेंट्स
एक जने को पता, 2, सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच योर मनी विल डबल। ये बहुत सिंपल रूल्स है जिनको आप एकदम थंब पे रखिए। 100 माइनस योर एज इज योर इक्विटी एंड डेट एलोकेशन। ये सब बहुत थंब रूल्स है जो कि सीखे समझे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ये सब बनाया, और इसको आप लोग ज़रूर से फॉलो करें। ये अब एक क्वेश्चनर है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर। इसके बारे में बताऊंगा। ये हम लोगों ने क्लॉड को यूज़ करके बनाया, वेरी फ्रैंकली हमने एआई को यूज़ किया है, और मैं इसका एक आप लोगों के सामने बार कोड भी दूंगा, आप स्कैन कर सकते हैं एंड यू फिल अप दैट फॉर्म इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और आपको रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे। अब इसमें हमने सब कुछ पूछ लिया। इस बार हमें जो ये मार्केट फॉल हुआ और हम पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोगों ने, जिसके पास 70 लाख है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ और उसने पीएमएस में लगाया, तो बहुत डरा हुआ था। इस बार बहुत ज़्यादा पैसे पे जो बैठा था वो बहुत डरा हुआ नहीं था। वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते कि ऐसा मार्केट गिरा, हमें पैसा डालना है। इसमें उस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने पूछा कि कल को मार्केट आपके पैसा डालते ही 20% टूट जाए तो क्या करोगे आप। तो इस तरीके का हमने ये बनाया। सारे क्वेश्चंस, थोड़ा क्वेश्चनर बड़ा है, बट ये मैंने भरते टाइम पे आपको टाइम नहीं लगेगा, 8-10 मिनट लगेंगे, बट इससे आपकी खुद के दिमाग पूरा खुल जाएगा और क्या करना चाहिए आपको इसमें आइडिया लगेगी। सारे हमने इसमें एसेट क्लास किस में क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बैंक एफडी में, पीएमएस में। बैंक एफडी वालों को मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आपने बैंक एफडी में कितना डाला हुआ है। आप अगर बाकी सब में 0-0 डालेंगे तो आपको खुद को अंदर से एक आवाज़ आने लग जाएगी, यार ये मैंने क्या किया। इसका मतलब ये सारों में कुछ ना कुछ तो डालना चाहिए था। इसमें हालांकि क्रिप्टो भी डाल रखा है, बट मैं क्रिप्टो के बारे में कोई प्रोपोगेट या एडवोकेट नहीं करता, मुझे नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्या है सही क्या गलत, बट मुझे नहीं आता है। पीएमएस एआईएफ को हमने कैटेगरी बना रखा है। यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं लोग बाग। एंडोमेंट प्लान इंडिया में, मतलब अगर गांव में जाओ तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एंडोमेंट प्लान, जो कि सबसे बड़ा मिसनोमर है। सबसे बड़ी जो गलती, मेरे फादर ने ये गलती की हुई है, उन्होंने हमेशा वो मनी बैक पॉलिसीज़ में और एंडोमेंट प्लान्स में पैसा डाल के एजेंट को खूब पैसा वाला बनाया। मतलब ठीक से पैसे वाले एजेंट्स बने, उसमें 50-50, 60-60% कमीशन होता है। सॉरी कोई अगर यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट हो, मेरी कोई आप लोगों से वो नहीं है, बट इस चीज़ को हमने भुगता हमारी फैमिली में कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रिवर्स में मेरी मदर है, वो हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। एक प्रॉपर्टी ली, रेंट पे लगाया और वो रेंट को हर बार एसआईपी करती है। वो भी एक अच्छा मॉडल है। तो ये इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में हम पूछते हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्या आपका, फिर आपका गोल्स क्या है, लाइफ सिचुएशन क्या है, आपके स्टेज और एज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए। फिर हमने ऐसे स्कोर निकलता है, आपने सारे जो आंसर्स किए उसमें स्कोर निकलेगा कि आपके रिस्क डायमेंशंस क्या है, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। ये कोई विक्रम कपूर है, कोई विक्रम कपूर तो नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा कपूर तो होगा कोई, कपूर भी नहीं है, विक्रम है कोई? चलो कोई नहीं है। चलो मैं जब ये विक्रम कपूर नाम आया ना तो मैं बोला कि भाई कोई विक्रम कपूर नहीं निकल जाए वहाँ पे। तो विक्रम कपूर साइड में उनकी प्रोफाइल बनाई गई है, एक डमी नेम है, बट एनीवेज। तो ये इस तरीके से क्या सेफ्टी गार्ड रेल्स अप्लाई टू योर प्रोफाइल, क्या ध्यान रखना है। इनके प्रॉब्लम है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर इनका खराब है, ईएमआई बर्डन ज़्यादा है, फिर ये सारे स्कोर्स और ये सब इस तरीके से बनाए हैं। फाइनेंशियल वेलनेस इनसाइट्स, अब आपको क्या क्या करना है ये भी हमने दिया है। मतलब आप ये सिंपल, इसको बनाने में हम लोग को करीब 15-20 दिन लगे। और ये जो क्वेश्चनर है इसको मैं मैनुअली अन्नू मलिक की तरह 5-6 साल से बना रहा हूँ। अन्नू मलिक की तरह, समझ गए ना? मतलब अलग अलग जगह के जिसके जो क्वेश्चनर आते हैं, म्यूचुअल फंड वालों के, एएमसीज वालों के, वो क्वेश्चनर को लाया, ये क्वेश्चन डालो, वो क्वेश्चन डालो, फिर खुद का कॉमन सेंस डाला। मगर क्लॉड भाई ऐसा है। अच्छा क्लॉड के बारे में पता है यहाँ पे सबको? चलो ठीक है। चैट जीपीटी सब लोग यूज़ करते हैं, चलिए बढ़िया है। अच्छा गूगल तो सब लोग यूज़ करते ही थे, तो धीरे धीरे चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से मच बेटर है क्लॉड। मतलब मैं एंथ्रोपिक के शेयर्स नहीं ले रखा हूँ, बट बता देता हूँ आप लोगों को। सो ये सारी चीज़ें हमने बनाई और इस तरीके से ये क्वेश्चनर आया। बस स्कैन टू एक्सेस द फाइनेंशियल फ्रीडम क्वेश्चनर, ये आप स्कैन करेंगे। लोग स्कैन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। आप लोग को आंसर करना, आप लोग करिएगा, नाम भले कुछ उल्टा पुल्टा डाल दीजिएगा, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस। क्या होता है कि टेक अवे कुछ होना चाहिए एक सेशन में,
ज्ञान भले ही मैं कितना ही दे दूँ, मगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं कर पाओगे। हो गया? कैन आई मूव? सो नाउ स्ट्रेट टू स्टॉक मार्केट ज्ञान। स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आरआरआर मूवी तो सबने देखी होगी ना, बट स्टॉक मार्केट में आरआरआर का मतलब होता है राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी जी और, बट वो आरआरआर नहीं है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हम लोग आरआरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब, और तीसरा मैंने बोला कि रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट पोजीशन साइजिंग। अब ये 4 कंडीशंस होते हैं एवरीडे फ्लक्चुएशन के लिए। टीवी ठीक है, आप रोज़ देखते हैं, हम लोग के पास रोज़ मसाला एवरीडे फ्लक्चुएशन से आता है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस वो भी इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मीडियम टर्म क्रैशेस, जैसे अभी क्रैश आया, उसका भी फ़ायदा मिलता है, बट डर बहुत लगता है साथ में। लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड कंपाउंडिंग खेला है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में 10 साल में आप कोई भी सेक्टर में डाल दो, बिलीव मी आपका पैसा बनेगा। अभी तक तो मैं जो 20-25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1994 से देख रहा हूँ, अब तो 32 साल हो गए, बट एक्टिवली मैं 2002-03 से देख रहा हूँ। मारुति के आईपीओ से हम लोग एंटर किए थे, मारुति का आईपीओ था 125 रुपये में। आज मारुति का भाव कितना है? एनीवन? 14-15 हज़ार रुपया, 12-13 हज़ार। तो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया वो। तो वो कंपाउंडिंग होती है, जिसमें मारुति लगता है कि 100 जो 60% 70% मार्केट शेयर था, हिंडाई भी आई, दूसरी कंपनी आई, मगर आज तक भी मारुति चल रहा है। राइट पोजीशन साइजिंग, अब रिसर्च है, आप लोग यहाँ पे रिसर्च सीखने आए हैं, बट मैं असली बात बोलता हूँ, रिसर्च ओनली वर्क्स 20%। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस, कुणाल जी का टेक्निकल एनालिसिस, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब आप मिला दो, 20% काम करता है। 80% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने कैसे पोजीशन बनाई है, लीवरेज बनाई है, नॉर्मल बनाई है, अनवांटेड मनी से बनाई है, और राइट पोजीशन साइजिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या होते हैं, कई बार मैं जानता हूँ कि 100 करोड़ की नेटवर्थ है, ऐसे लोग मिलते हैं और वो पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपया, बस खाली वो डिस्कशन शेक के लिए, ठीक है कि बैठा कहीं पे और बातचीत करता रहे। बट अगर बाद में वो देखता है कि भाई वो 1 करोड़ रुपये लगा के अगर उसमें वो डबल भी कर ले तो उसकी नेटवर्थ पे इम्पैक्ट नहीं आता है। आपको राइट पोजीशन बनानी पड़ेगी। और कई स्टॉक है आपने ले लिए जैन साहब के जेम्स देख के भी, अगर आपकी राइट पोजीशन नहीं है तो बहुत पैसा नहीं बनता। तो आपको राइट पोजीशन, बट दीज 2 आर वेरी डिफिकल्ट। रिसर्च फिर भी सीख लोगे आप, मगर ये 2 चीज़ है, ये बहुत टाइम लगता है, ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा खोना पड़ता है मार्केट में, तब आप सीखते हो। आफ्टर एवरी फॉल देर इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और आज 24 अप्रैल 2026 तक का हमने 23,897, 23,900 पे बंद हुआ है। आप देखिए किस तरीके के रिटर्न्स आए हैं, कहाँ से कहाँ मार्केट टूटा, और आप अब देखिए किस तरीके के पैसे बने हैं लोगों के। तो मैं ग्लोबल रिसेशन आया, गल्फ वॉर आया, हर बार 320%। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आप थोड़ा सा अगर आपका नज़रिया बड़ा रखेंगे, 1.5 साल 2 साल 3 साल पैसा ज़बरदस्त बनने का मौका है। ये हमेशा नहीं रहेगा, डोनाल्ड कुमार ट्रंप भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी थोड़े दिनों में चला जाएगा। 2 साल उनके भी ख़त्म हो गए, 2024 से अब तक 1.5 साल और 2-2.5 साल, क्या पता 80 साल की उम्र हो गई, पता नहीं ना क्या हो सकता है। बट एनीवेज गैस ये चार्ट कौन सा है? एनीवन? अरे आप नहीं कर सकते हो आंसर, आप नहीं कर सकते। अच्छा निफ्टी का है, चलिए अब कौन सा चार्ट है निफ्टी का? ये किसने आंसर किया? अच्छा आप भी सर आप तो खुद, आपके चार्ट्स तो देख के मैं सीखा हूँ। आप ये हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर हैं, इनका सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, स्पाइडर। तो आपके सॉफ्टवेयर को तो देख के, इनफैक्ट मुझे याद है अप्रैल 20 तारीख 18 तारीख 2020 में एक सेमिनार किया था, और इस प्रेजेंटेशन की इजाद उस दिन हुई थी, और वो स्पाइडर के साथ किया था मैंने वो सेमिनार। और उसके बाद मैंने बहुत बार इस सेमिनार को कर लिया। जो नीचे जितनी डेट्स लिखी हुई है ना, ये इस सेमिनार और प्रेजेंटेशन की डेट्स है। बट ये 18 अप्रैल 2020 देखिए, ये आपका डेट है। एनीवेज ये है एनुअल चार्ट निफ्टी का, निफ्टी ईयरली चार्ट। और आप मजे की बात देखिए, इस साल जरूर से नीचे गिरा हुआ है निफ्टी, जनवरी से लेकर अब तक, बट ओवरऑल 1990 से लेकर 2026 तक 36 साल हुए हैं, सिर्फ 8 साल निफ्टी नेगेटिव रिटर्न दिए है। हर साल जो शुरुआत होती है उससे एंड में हमेशा निफ्टी ऊपर ही बंद होता है, कैंडल तब ग्रीन बनती है। चलिए
अब स्टॉक मार्केट में चैलेंजेस क्या है, टाइम नहीं होता लोगों के पास, एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन। अब ये जो मैं 4 चीज़ बताया था, 5वीं चीज़ ये है कि आप अपने काम को रेजर फोकस के साथ कीजिए, वहाँ पैसा कमाइए और आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, देन ओनली यू विल मेक मनी। और ये कॉम्प्रोमाइज़ विद एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन अगर आप करेंगे और आपकी ऑफिस की टाइमिंग अगर 3:30 के बाद शुरू होती है तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। आज आप कितने लोगों से हम पूछते हैं, आज तो यहाँ लोग ज़्यादा नहीं हैं, बट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है आपकी, तो कई लोग आंसर करते थे कि मैं 3:30 बजे बाद स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 3:30 तक मार्केट चल रहा होता है और लोग उसी में ही ध्यान दे रहे होते हैं। बट एनीवेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आजकल लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसीलिए कि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि समझ में ही नहीं आती कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। ज़बरदस्त मतलब कन्फ्यूजन हो रखा है, इतना ज़्यादा भीड़ है इन्फॉर्मेशन की, इतना क्लटर्ड हो गया है। फिर पोर्टफोलियो, राइट पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता, वॉलेटिलिटी से लोग डरते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग थ्रू PMS, म्यूचुअल फंड, AIFs, ये ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, अगर आप अपना पैसा 26% से ग्रो कर सको, 26% से किसी ने ग्रो किया यहाँ पे कुणाल जी और गोविंद जी के अलावा? मैंने तो नहीं किया है वेरी फ्रैंकली। 26% इज अ बिग दिस थिंग रिटर्न। 26% से अगर आप अपना पैसे को ग्रो करते हो तो 10 साल में कितना हो जाता है? एनी गेसेस? किसने बोला 10 टाइम्स? अरे वाह, आप भी स्टॉक मार्केट आपने किया है इसका मतलब, चलिए ग्रेट। और 20 साल में कितना हो जाता है? आपने कर दिया। एक स्लाइड में थी मगर सबने देखा नहीं ना, वो जानबूझ के मैं ऐसा करता हूं ध्यान देखने के लिए। और 30 साल में कितना होता है? 1000 गुना। और शायद राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन में और कुछ स्टॉक्स में ऐसा किया हुआ है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। एनीवेज, फुल टाइम इन्वेस्टर बनने के लिए इतनी सारी चीज़ें सीखनी है, और पैसिव इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड और ETF में पैसा लगाना है। अब फुल टाइम इन्वेस्टर बनना, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। एक सेकंड दे दो ना, मैं जो भी सॉरी। तो नॉलेज अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जैसे फंडामेंटल मैंने सीखा, टेक्निकल भी मैंने सीखा, कुणाल जी के शोज़ मैंने देखे, यूट्यूब चैनल को बहुत देखा, इनके VWAP और ये सब को मैंने सीखा। फिर ये लोग बताते कि सर आप, संदीप बागले जी थे, बोला संदीप जी आप ये सुपर ट्रेंड भी लगा दो साथ में। सब अपनी अपनी कोई ना कोई चीज़ देते और सीखते रहने का। यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मैंने जुलाई 2017 में गोविंद झमर जी से सीखा। 4 वीकेंड पे इन्होंने सिखाया हमें, 2 वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे इनसे सीखा। पैसे दिए थे मैंने 30,000 रुपये गोविंद जी को बट वो काम बहुत है। उस 30,000 से मैंने पैसे बनाए नहीं बनाए, बट खोना रुक गया। ऑप्शन बाइंग खरीदना कम कर दिए, सेलिंग हम लोग को आती थी उस टाइम पे भी, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीखी। बट एनीवेज, दीज आर ऑल अवेलेबल नाउ। 2017 के बाद भी दुनिया बहुत चेंज हुई है, कोरोना के बाद दुनिया बहुत चेंज हुई है। थिंग्स आर ऑल अवेलेबल, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। फिर ये सारी चीज़ें, ये जो लास्ट लाइन है ना, बीच की लाइन, इंडस्ट्री नॉलेज, कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज, टैक्स एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हो, ऊपर वाली सीख सकते हो। ये जो नीचे वाली है ये डेवलप करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, ह्यूमन साइकोलॉजी। लोगों को मैं देखता हूँ हज़ार किताबें पढ़ते हैं, फिर वो साथ में मेडिटेशन भी करते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं सीखने, विपश्यना में जाते हैं, वो सीखने जाते हैं, और वो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में बहुत काम आती है। मैं भी रोज़ सुबह मेडिटेशन करता हूँ, योगा करते हैं, बहुत कुछ उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। अब ये सारी स्किल्स सीखना कोई ईजी बात नहीं है, इट टेक्स टाइम। एनीवेज, जर्नी कैसे स्टार्ट की जाए मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की, यही सेल्फ बिलीफ एक्सरसाइज, वो क्वेश्चनर भरे, फाइनली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, ये परसिवियरेंस, ये सारी चीज़ें। मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा। 360 डिग्री अप्रोच में हमेशा बोलता हूँ, कितने लोगों ने यहाँ पे HUF अकाउंट खोल रखा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। कुणाल जी का मैं हर चीज़ में आंसर यस है। 6, HUF अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री इनकम बना सकते हो, और उसमें आप IPO में पैसा लगाइए, कुछ अच्छे IPOs आते हैं, और इस साल बहुत सारे अच्छे IPOs आने वाले हैं। आप अपने फैमिली मेंबर के, और इवन न्यू बॉर्न बेबी का भी आप अकाउंट खोल सकते हो, डीमैट अकाउंट, दैट इज क्लब्ड विद द गार्डियंस अकाउंट। तो आपके जनरली इंडियन फैमिली में टिपिकली 4 से 5 मेंबर होते हैं। 4 इसलिए बोलने लग गया क्योंकि मेरे 4 ही है, मैंने एक ही बेटा है मेरे, दूसरा नहीं किया जो गलती की, बट 5 जनरली होते हैं, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ एंड HUF तो ये 5 आप कीजिए,
फिर आपके ब्रदर भी हैं, फादर मदर भी हैं, ऐसे करके आप लोग 11-12 फैमिली में अकाउंट्स में अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, और वो भी अगर आप एक अच्छी बैंक में एफडी में पैसा डाल के रखिए, असबा अकाउंट होता है, पैसा भी नहीं निकलता है, और आप उससे आईपीओ में लगाते रहिए, एफडी का 5-6-7% का ब्याज आएगा आपके पास, और प्लस आईपीओ में लगाएंगे तो साल के एंड में देखेंगे आप, हो सकता है कि आपके 17-18% का रिटर्न बैठ जाता है, अच्छे आईपीओज में अलॉटमेंट आ जाए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी हायर हो गई, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस अकाउंट में लगाएं, और 20 आईपीओ में लगाए तो आप 10 × 20 200 एप्लीकेशंस हो गई, उसमें से अगर आपके 10 में ही अलॉटमेंट आया या 5 में अलॉटमेंट आया तो उसमें उतना सफिशिएंट मनी बनता है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी का बहुत सारी चीज़ें, इसमें एक एक पे बहुत टाइम जाएगा। मस्ट वॉच द मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ ऑफ टीवी चैनल्स। अब हम लोग के न्यूज़ पर व्यूज़ बोल के एक जी बिजनेस पे शो आता है 10 से 11 के बीच में, मैं और कुणाल जी रहते हैं, और उस टाइम पे हमारा ब्रेक टाइम होता है, कोई ना कोई मैनेजमेंट आया हुआ रहता है, और अनिल जी का शो है वो ज़बरदस्त, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यहाँ तो पूरे दिन टिप्स दी जाती है, सही है, रिसर्च देंगे हम, रिसर्च, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल और इतना वाइब्रेंट है, निकलती रहती है, और लाइव बेसिस पे निकालते हैं सब लोग चैनल पे बैठे बैठे। बट दूसरी तरफ मैनेजमेंट को सुनना है। अगर नोएडा की कोई कंपनी, उसका मैनेजमेंट आया, आप नोएडा में रह के भी उस मैनेजमेंट से नहीं मिल सकते हो, बट आपके चैनल पे आपको मैनेजमेंट सुनने को मिलेगा। कोई कंपनी में बहुत बड़ा फॉल आया तो मैनेजमेंट को बुलाते हैं, कोई नई लिस्टिंग हुई तो मैनेजमेंट को बुलाते हैं। तो ये न्यूज़ पर व्यूज़ में ज़रूर से देखता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स, और इसमें फंड मैनेजर्स आते हैं, अलग अलग थीम्स पे चलती है, तो ये ज़रूर से देखें। बाकी डॉक्यूमेंट, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता। डॉक्यूमेंट और प्लान, मॉनिटर योर पोजीशंस, लर्न बाय द नंबर्स, ट्रेडिंग डायरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखिए, आप डायरेक्ट अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये करना पड़ेगा। फिर हम लोग बोलते हैं कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, प्लेजिंग कीजिए, और अगर आप ऑप्शंस में खेलते हैं या फ्यूचर्स में खेलते हैं तो उधर का रिटर्न भी आएगा और इधर भी आपको हेयर कट से पैसा बनता है। चलिए, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स, एक प्रोसेस है, और 80/20 लॉ पेरेटो अप्लाई होता है। रिसर्च इज जस्ट 20%, रेस्ट 80 इज फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड डिसिप्लिन। फिर ये चलिए, ये अपन छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं। डॉक्टर के पास, मार्केट डॉक्टर के पास जाता कि पेशेंट बोलता पैसा बनता ही नहीं है, तो डॉक्टर बोलता आपको इसके लिए सिप लेनी पड़ेगी टू क्योर इट, सो नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, रादर इन्वेस्ट टाइम इन द मार्केट। ये मैंने पहले बोला आपको। फिर ये हटाते हैं। स्पेकुलेशन में भी इंजूरियस टू योर वेल्थ एंड करियर, बिलीव मी, ज़बरदस्त पैसा खराब होता है अगर आप प्योरली बिना दिमाग लगाए स्पेकुलेशन करते हैं, रैम्पेंट। फिर प्राइमरी पार्टिसिपेशन मैंने आप लोग को बता दिया। फिर ये होल प्रोसेस, फंडामेंटल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस, मैं 6:15 तक ख़त्म कर दूं कुणाल जी, चलेगा ना? 10 मिनट और? अरे सर नहीं, आप घड़ी देख रहे हो 2-3 बार से, या सो एनीवेज। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, आर यू विथ मी और नॉट, मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। यहाँ से तो ये सब मैंने एक्चुअली इन लोग को लाया है, आप लोग मुझे प्लीज़ सुनिए, अंदर बैठे हुए थे, मतलब प्लीज़ सुन लो, मेरे मोटिवेशन होगा। सब धुरंधर है इधर जो बैठे हुए हैं, उधर भी होंगे सब धुरंधर, आई डोंट नो अबाउट इधर इतने सारे लोगों का। अजय जी को जानता हूँ मैं, 3J वालों को जानता हूँ अभी, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग समझने की। फिर ऑप्शन बैक स्ट्रैटेजीज इन FNO, फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग काम करें और बेटर से बेटर करते जाएं इसके ऊपर। फंडामेंटल एनालिसिस, बिग पिक्चर, हमेशा मैं 3 चीज़ों को बहुत देखता हूँ। आज 23/4/2026 तक निफ्टी की वापस से जो P मल्टीपल है वो 21 तक पहुँच गई है। थोड़ी बहुत उस लेवल पे करेक्शन आती है, बट निफ्टी के P मल्टीपल में जोमेटो का भी बहुत बड़ा हाथ है जो कि बहुत हायर वैल्यूएशंस पे है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। बट ये मीडियन जनरली जो P रहता है वो उसके आसपास अभी चल रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा महंगा हमें नहीं लगता है। फिर अगेन हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखते हैं। ये थोड़ा सा अब इंडिया का हायर साइड पे आ गया, बट एनीवेज जो हाई था 4.69, 6.54, 8 जनवरी 2008, ये डेट बहुत डेंजरस थी आईपीओ के माहौल के लिए। किसी ने रिलायंस पावर में कितना पूरा शरीर जलाया होगा ना, रिलायंस पावर में कितने लोग ऐसे, वो उस दिन ही आईपीओ आया था 8 जनवरी 2008, ये याद रहेगा ज़िंदगी भर। और उसके बाद से मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ, 2 सर्किट लगे थे 21 और 22 जनवरी, वो बहुत डेंजरस डे था। उस दिन देखिए इतनी हायर वैल्यूएशन पे मार्केट था। और इस बार एक और चीज़, वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मार्केट कैप बाय द निफ्टी। अब मार्केट कैप और जीडीपी, सॉरी, मार्केट कैप बाय जीडीपी एक रेशियो था बहुत ज़बरदस्त।
वो अगर 100 के ऊपर जाता है तो उनका कहना है कि मार्केट्स महंगे हो गए। इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो सितंबर 2024 में ये 140 तक चला गया था और 120-25 से हम लोग के अलार्म बजने लगी थी। उस टाइम पे डर लगने लगा था, पीएमएस रन करते थे, बट फिर भी हमने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। और उसके बाद एक बार सही लगा कि चलो 140 तक गया, बट उसके बाद वापस से जो टूटा फिर 100 पे सपोर्ट लिया। तो ये मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो सबसे बड़ा रेशियो है। अगर ग्लोबल आपको आउटलुक चाहिए, ग्लोबल पिक्चर बनाना मार्केट में कि मुझे कब घुसना है, ये एक बहुत बड़ा रेशियो है। कुछ हम लोग ऐसे पैरामीटर्स बना रखे हैं जिनको हम देखते हैं तब हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाता है। डिविडेंड यील्ड रेशियो अभी 1.29 है, 2003 में 3.18 तक गया है, तो ये 2.24 जनरली। अब आई लव मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स एंड नैनो कैप्स। ये तो जग जाहिर है कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बातें करता हूँ। नैनो कैप होते हैं 200 करोड़ 3,000 करोड़ के नीचे की कंपनी को हम नैनो कैप बोलते हैं। माइक्रो कैप्स है जो 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है। मिड कैप अब इंडिया का स्टैंडर्ड ऐसा बड़ा है कि लार्ज कैप्स जो है 1,05,000 करोड़ तक की कंपनियां लार्ज कैप है। फर्स्ट 100 कंपनीज आर लार्ज कैप्स, फिर नेक्स्ट 150 कंपनीज आर मिड कैप्स। अब मिड कैप में भी 5 कंपनीज है जो 1 लाख करोड़ के ऊपर है और 33,000 करोड़ तक की कंपनियां मिड कैप्स है। सो सी, इंडिया का जो गेम है वो मिड कैप में चल रहा है। इंडिया का जो स्टोरी है वो मिड कैप में आ रहा है और स्मॉल कैप्स 33,000 करोड़ से शुरू होते हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो सबसे बड़ी कंपनी मोटरसाइकिल की वर्ल्ड के अंदर, इट इज़ अ मिड कैप। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। MCX जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज कमोडिटीज़ का, वो भी मिड कैप है। तो अब मिड कैप का रिटर्न्स देखिए, पिछले अगर आप 2013 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक, आज का मिड कैप इंडेक्स ये है, आज 3:30 बजे तक का 7x पैसा बना है। और ये मैंने और 2004 से भी देखा, उसमें 16x पैसा बना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। निफ्टी ने 4x बनाया है, स्मॉल कैप ने 4.72x बनाया है। तो आंख मीच के, मतलब मैं बहुत ही बोल्डली बोल रहा हूँ कि मिड कैप के ETF में आप SIP करते जाइए, सबसे बड़ा पैसा वहाँ बनेगा। बिलीव मी, ये मिड कैप बहुत ही स्वीट स्पॉट पे। और ये मैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े कॉमन सेंस वाले बड़े बिजनेसमैन जो बड़ा फैमिली ऑफिस का पैसा लगाते हैं, वो लोग से भी ये सीखा हूँ कि स्मॉल कैप बड़ा होकर मिड कैप बनता है। और जो पहली वाली 100 कंपनियां, दैट डज नॉट मीन कि वो आगे निकल गई तो जो मिड कैप वो खराब है। बट मिड कैप में भी वही कंपनियां आती है जो बड़ी होती है। तो मिड कैप इज़ इन अ स्वीट स्पॉट। आप ये मिड कैप इंडेक्स को बहुत फॉलो कीजिए, इसमें बहुत पैसा आगे भी बनने वाला है। और इस बार भी मिड कैप सिलेक्ट एक इंडेक्स है 24 स्टॉक्स का, वो टूटा नहीं है। मतलब अगर आप 14,100 या 150 का लेवल था, उसके आसपास आके मार्केट करेक्ट किया, ऑलमोस्ट 14,000 आ गया। सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स पिछले 25 दिन में था तो मिड कैप सिलेक्ट था। निफ्टी उसको फॉलो किया और निफ्टी नहीं गया इस बार 200 डेमा के ऊपर। चलिए, ये सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस, ये वो जो मैं बता रहा था, बट मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अब ये देखिए, स्मॉल कैप में देखिए आप ACC, मतलब 34-35 हज़ार करोड़ की कंपनी ACC, जो हर्षद मेहता की फेवरेट कंपनी थी 1992 में, और इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की ब्रांड, क्योंकि मेरे पापा का हार्डवेयर का ही बिजनेस और मैंने 1988 से खूब ACC के बोरों की पर्चियाँ काटी हुई है दुकान में बैठ के। असम में हम लोग का हार्डवेयर का बिजनेस था, तो आई रिमेंबर कि ACC इतनी बड़ी कंपनी भी आज स्मॉल कैप है। सो CDSL स्मॉल कैप है, जो कि मैंने नवंबर 2019 में राकेश जी के साथ एक शो था, तब मैंने ये 1,000 करोड़ के लेवल पे मार्केट कैप पे रेकमेंड किया था। 40,000 करोड़ तक पहुंचा, अब 32,000 करोड़ है। एक डिस्क्लेमर है कि हमारे PMS स्टॉक भी है और इसके सामने एक NSDL भी स्टॉक है जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ है, वो भी एक बेहतरीन स्टॉक लगता है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में। चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस इस पर नहीं जाएंगे। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, जनरली दोनों अप्रोच को देखना पड़ता है। इकोनॉमी, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग टॉप डाउन से काम करते हैं। हम इन्वेस्टर्स हैं जिनको इंडिया का ही समझ में आता है, वो बॉटम अप से काम करते हैं ज़्यादा। बट एनीवेज, जो अभी जो सेक्टर्स चलने लगे हैं, PSU प्राइवेटाइजेशन, PLI बहुत ज़बरदस्त, न्यू जेन IT कंपनीज, ये मैं 2020-21 से बनाते जा रहा हूँ। ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया अभी इंडिया में, जिस तरीके से मोदी सरकार ने अभी प्रमोट किया है। और स्वराज थीम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, ये सारी थीम्स है जिस पे हम लोग बहुत बुलिश हैं। आर्ट एंड साइंस, क्वालिटेटिव फैक्टर, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कल्चर, ये है आर्ट, इसको समझना। क्वांटिटेटिव है साइंस, जो कि अर्निंग्स, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सारी चीज़ें, मैं अब इसके ऊपर भी आऊँगा। चलिए, वन मस्ट यूज़ ऑल सेंसेस टू ब्रॉडली एस्टिमेट दी
मतलब आँख कान नाक सब खुला रखना पड़ता है अगर आपको समझना है तो। एनीवेज ये रेशियोज़ है, कुछ हम लोग देखते हैं। मैं कोई भी कंपनी को एनालाइज करता हूँ तो हम लोग सारी उसके पीयर्स के साथ इन रेशियोज़ को लगा के रखते हैं। पी मल्टीपल क्या है, ईवी बाई इबिटा क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, पैग रेशियो क्या है। पैग मतलब वो रात वाला पैग नहीं है, ये पी ग्रोथ वाला पैग है। ये मतलब प्राइस अर्निंग्स बाई ग्रोथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कई बार जब बहुत स्टॉक महंगे लगने लगते हैं तो ग्रोथ अगर होती है तो उसको पी मल्टीपल मिलता है। जैसे अडानी ग्रुप के शेयर थे 100 के पी मल्टीपल पे थे, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता था। हालांकि करेक्ट हुआ जब यूएस का कांड हुआ था, बट उसके बाद वापस से चल रहे हैं। फिर हम लोग ये प्राइस रेंज रेशियोज एंड पैरामीटर्स ये देखते हैं। डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स को पीयर कंपैरिजन में देखते हैं। फिर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, एबिटा मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कंपनी की मार्जिन बढ़ रही है तो बहुत ज़बरदस्त वो मतलब पैरामीटर होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या मार्जिन वाले धंधे में होना चाहिए, उसको ज़्यादा पी मल्टीपल मिलता है। फिर ये सारी चीज़ें सेल्स ग्रोथ वगैरह कैगर में जब भी जैन साहब के जैन में बात करता हूँ तो मैं एक इसी पैटर्न पे बात करता हूँ हमेशा। और इन सब के फंडामेंटल प्राइस टू सेल्स ये सब का डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया हुआ है। बट ओवरऑल एक बहुत अच्छा ये एक स्लाइड है जो कि मैंने कहीं से कॉपी किया है, मेरा नहीं है ये, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। 10% से कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसको 17-18 का पी मल्टीपल एक जस्टिफाइड पी मल्टीपल होता है। कोई कंपनी 25% से ग्रो कर रही है तो उसको 40 का पी मल्टीपल मार्केट देता है। ये पूरे 10 साल के अर्निंग्स को प्लस करके डिवाइडेड बाई 10 करके 100 बेस बना के ये बनाया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आप लोग देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएज यहाँ पे बहुत सारे हैं। दूध का दूध पानी का पानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से होता है। कई बार प्रॉफिट्स दिखाई देता है मार्केट में मगर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से नहीं आता है, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आता है या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से आता है। सेल्स रेवेन्यू नहीं आ रही है तो वो रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं अकाउंट्स में। वो सारी चीज़ें देखिए वो अब डीप स्टडी करनी पड़ती है, डीप डाइव करना पड़ता है। वो हम करके लाते हैं आपके लिए, इसलिए हम लोग रोज़ जेम्स लाते हैं। बट एनीवेज कैटेगराइजेशन ये इस पर मैं नहीं जाता। पीटर लिंच ने हमेशा बोला स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ड्स, फास्ट ग्रोअर्स, सिक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स, एसेट प्लेस। अब क्या होता है, स्लो ग्रोअर्स है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको स्लो ग्रोअर्स बोलते हैं। फिर हम लोग उसमें डिविडेंड स्टडी आते हैं, थोड़े एफएमसीजी और ये सब को बोल लीजिए। स्टॉलवर्ड्स है जो मार्केट के लीडर होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड और कुछ अच्छी ग्रोथ देते हैं 10 से 15%। फास्ट ग्रोअर्स जो कई बार कंपनी एक ग्रोथ स्टेज में रहती है वो कंपनी आती है, हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि घुसें। फिर सिक्लिकल्स है जो एक कमोडिटीज़ और ये सब वो सिक्लिकल्स है। फिर आपके टर्न अराउंड्स है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनता है बट टर्न अराउंड आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर हमने एसेट प्लेस है, ये सबसे लास्ट में चलता है। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है लास्ट में लोग ढूंढने लगते हैं कि एसेट प्ले किस में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा शुरू में नहीं बनता है बट बाद में बनता है। चलिए 5 फोर्सेस, ये वॉरेन बफेट। चलिए अब बिग नो टू, कोई अगर कंपनी ने प्लेजिंग कर रखी है इट्स अ बिग नो फ्रॉम अस। डेट्स अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लिया हुआ तो इट्स अ बिग नो फ्रॉम अस। यहाँ पे नोएडा की यूपी की एक कंपनी थी जो कि बहुत डेट्स लेके काम कर रही थी और पॉलिटिकली कनेक्टेड थी, तो हमने देखा क्या हाल हुआ है। सो पॉलिटिकल कनेक्शन वाली कंपनी से हम थोड़ा दूर रहते हैं। कंपनीज विद नो पॉलिटिकल, मतलब एग्जाम्पल के साथ मैं नाम नहीं लूँगा। फिर रेड फ्लैग्स कुछ होते हैं, इंपल्सिव, लो प्रोमोटर होल्डिंग्स की कंपनी को नहीं लेते हैं। ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी ज़्यादा पैसा नहीं बना के देती है। फैड एंड हॉट सेक्टर्स, अभी जैसे एआई की बातें चल रही है तो एआई नाम लगा देते हैं, टेक्नोलॉजी नाम लगा दिया, लोग कंपनियों को बेचने लग जाते हैं। रोबोटिक है, ऑटोमेशन है, ये सब वर्ड से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्राइंग टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स, अब मल्टी बैगर्स मिलते नहीं हैं, बनाना पड़ता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये धीरे धीरे बनते हैं। 26% की ग्रोथ, 18% की ग्रोथ, 18% से आपका पैसा ग्रो करता है तो 4 साल में डबल होता है। 18% इज़ अ डिसेंट रिटर्न जो कि बहुत कम म्यूचुअल फंड्स और कम पीएमएस और फंड मैनेजर्स दे पाते हैं। चलिए कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, वैल्यू अप्रोच। अभी जैसे कई बार होता है, जैसे आईटी को मैंने 10 की कमाई में मैंने भी दिया था, कुणाल जी ने भी आईटी स्टॉक्स दिए थे मार्च की लास्ट वीक में, मुझे ध्यान है। सो दैट वाज अ कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की बहुत टूट रहा है। अब ये एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे हर आदमी सेल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें घुसने की कोशिश करें। तो उस टाइम पे वैल्यू भी दिख रही थी वहाँ पे। रिस्क इज नॉट अ नंबर, रादर इट इज अ कॉन्सेप्ट और नोशन। रिस्क इक्वेट्स टू व्हाट, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। बेन ग्राहम जो गुरु थे वॉरेन बफेट के। चलिए एनीवेज, बाइंग राइट, कांस्टेंट विजिल, 10 मिनट। ये कई बार कोई भी कंपनी हमें कोई बोलता है, जैसे अगर मैं कोई मर्चेंट बैंकर से यहाँ मिल रहा हूँ, वो कोई भी कंपनी के बारे में बोलते हैं, कोई भी आदमी कोई कंपनी के बारे में बोलता है, ये 5, 7, 10 पैरामीटर देखता हूँ, 1 मिनट में लगता है कि इस कंपनी के बारे में सोचना है या नहीं है।
10 मिनट लगते हैं सिर्फ एक कंपनी को एक्चुअली में एनालाइज करने में। फिर उसका डीप डाइव तो कितने घंटों कर लो, उसमें तो टीम लगी हुई है, CFA CS करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे रहा, भी रिसेंटली एक कंपनी थी बासमती चावल की कंपनी, उसमें रेजिग्नेशन दिया और बहुत बुरी तरीके से कमेंट्स दिए, KRBL के साथ हुआ। ये देखना है, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स का वायलेशन, RPT होना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। रेटिंग्स की अपग्रेड, ये मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। 6-15 हो गए, 6-20 स्टॉप लॉस। चलिए, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर एनालाइजिंग, बहुत बड़े हैं ये सब। चलिए मैं अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन भेज सकता हूँ मैं, 101 रेशियोज, जिसमें से मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है पियोत्रोस्की F स्कोर। इस स्कोर को आप लोग देखिए, 9 का स्कोर होता है। कितने लोग यहाँ पे स्क्रीनर यूज करते हैं? ग्रेट। स्क्रीनर में ये स्कोर आता है और ये पियोत्रोस्की स्कोर 9 हाईएस्ट होता है। एनीथिंग अबव 5 to 6 इज गुड, और ये सारी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और ये सब बता देता है। चलिए, ये सब मैं अब नहीं आऊँगा। पियोत्रोस्की स्कोर ये मैंने बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस, ये एक पेज में मैंने, कुणाल जी तो इसके ऊपर घंटों बोल सकते हैं, पूरी क्लासेस चलाते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। हाँ, वही आपके लिए छोड़ दिया। अभी देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। बट ये इंडिकेटर्स है जो मैं बहुत देखता हूँ। मैं 1000 डेमा, 200 डेमा, ये RSI, MACD, ADX कुणाल जी से सीख के डाला हुआ है। ये सारी सुपर ट्रेंड जो संदीप बागले जी का नाम लिया, ये ऑप्शंस के ये। अब ये देखिए, ये बड़ा एक मेरे को ट्विटर पे दिखा था कुणाल जी, आपको मज़ा आएगा। कल तो कुणाल जी ने एडम एंड ईव, आप लोग ज़रूर से पूछेगा ये क्या होता है। एडम एंड ईव क्या था आपका कुणाल जी? पैरामीटर जो कल आया था। तो ये कप एंड हैंडल कैसा होता है, डबल बॉटम कैसा होता है, हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, ये बहुत ही एक पिक्टोरियल वे में बहुत अच्छा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस, ये एक बहुत अच्छी किताब है, ये मैंने पढ़ के बहुत कुछ सीखा। इसमें 20 बड़े इन्वेस्टर्स जो वर्ल्ड के, उनकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है और स्वॉट एनालिसिस दी हुई है कि वॉरेन बफेट की क्या कमियां थी, पीटर लिंच की क्या एडवांटेज था, ये सारी चीज़ें इसमें दिखेगी आपको। ये किताब को आप लोग खरीद के पढ़िएगा ज़रूर से। ये एक मेरा फिल्टर्ड पैरामीटर है, ये आप स्क्रीनर पे भी जाएंगे तो संदीप जैन स्टॉक्स बोल के, संदीप जैन के नाम से स्क्रीनर बना हुआ है। इसमें मैं ये टेक्निकली ये देखता हूँ, फंडामेंटली ये देखता हूँ, उसके बाद हम दिमाग लगाते हैं। मैंने दे दिया मेरा पूरा फॉर्मूला, वो गुड़ दे दिया वो आयुर्वेदिक चूरन बनाने का। चलिए, ये ऑप्शंस पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शंस के। एग्जिट स्ट्रैटेजी अगेन बहुत डिफिकल्ट है, बट एनीवेज टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स, मल्टी बैगर और मल्टी बैगर्स, यू हैव टू आर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट एनीवेज, एग्जिट डिसीजंस, ट्रैकिंग, फंडामेंटल्स, स्टैग्नेंसी ग्रोथ में आ जाए, मीडिया हाइप बहुत हो जाए, डिविडेंड्स रिड्यूस हो जाए। टेक्निकल्स में हम लोग टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉसेस, ये सब कुणाल जी बताएंगे। एग्जिट डिसीजंस, ये जैन साहब के जेम्स एक है। मैं जनरली मेरी एनालिसिस हर साल देता हूँ 27 जुलाई को, 6 साल से मैं ये शो कर रहा हूँ। एंड क्या रिटर्न्स आए हैं इसमें, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, मैं सार बता देता हूँ कि रोज़ अगर जैन साहब के जेम्स के स्टॉक को लिया जाए, सेम डे नहीं लेके नेक्स्ट डे लेते हैं, और आप उसको लेके बेचे ही नहीं, क्योंकि एक स्टॉक ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड तक जा सकता है, और डाउन साइड जाएगा तो कितना जा सकता है? मैक्सिमम 100%, राइट। और कई स्टॉक्स हैं, मुझे अपार इंडस्ट्रीज और ये सब है, ये सब 30 टाइम, 25 टाइम हो चुके हैं। सोलार इंडस्ट्रीज 150 टाइम हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स इसमें आए हुए हैं, तो अगर आप लेके भूल भी जाते हैं तो इसमें रिटर्न हमने देखा TRI इंडेक्स में 28% का रिटर्न आता है, जो कि मैं अब रिटर्न्स बोलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि कई हमारे रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो ये हर साल की मैंने एनालिसिस दी है, बट जस्ट फॉर रीडिंग सेक मैंने इसमें डाल दिया है, कभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोगों ने ये 584 स्टॉक दिए हैं, 1240 स्टॉक्स रेकमेंड किए, 82% की एक्यूरेसी लेवल्स है, मतलब ये मैं रोज़ डेटा बना के रखता हूँ मेरा। एंट्री एंड एग्जिट ऑन टारगेट्स, 60% का रिटर्न आता है अगर एंट्री और एग्जिट ऑन टारगेट्स करते हैं, मगर उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। और अगर वही आप पूरा इन्वेस्टेड रहते हैं तो XIRR 24% है। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें डिविडेंड के साथ होता है। चलिए, फाइनल खत्म। चलिए, ये मेरा एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है। स्टॉक चुनना तो आप जवाई की तरह चुनिए, फिर देखिए आप कैसे स्टॉक बनता है। ऑप्शन बैक स्ट्रैटेजीज, ये नहीं बात करूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि क्राउड को ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लानर है, ये हम लोगों ने एक्सेल शीट बना रखी है, आप लोग डालते हैं तो इसमें 1% से ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि कोई ट्रेड पे रिस्क मत कीजिए। 10 लाख है तो 10,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं खोइए। फिर ये सेक्टर्स भी लाइक, ये हमारे सेक्टर्स है, जो मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले रहा, बट ये सेक्टर्स है जिस पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं।
spend lesser money than you make, save the difference and buy a diverse portfolio of different asset classes and be patient. Believe me, पैसा बनेगा लाइफ में, और ये संदीप जैन ने कहा है. Health, wealth. Thank you so much for being. ये ताली पहले ही कैसे बजा दी आपने कुणाल जी? बस स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा यूं ही काम करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड क्वांटिटी कम था बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी. आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू. यहाँ से तो जल्दी से उतारने के लिए आ रही है ताली. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू.